अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल की तरफ से है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग ये पूरी एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो अभी जो हमला किया है इजराइल ने, तो हम सभी जानते हैं फ़िलिस्तीन और गाज़ा का क्या हाल है। हज़ारों मासूमों की जान जा चुकी है और उनमें सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे हैं। और ताज्जुब की बात है कि इतने मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद भी कोई उस पर आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, ना कोई उस पर दबाव बना रहा है। बस कुछ नहीं, बस सब खाली देख रहे हैं बैठे हुए। ये भी भूल गए हैं कि इसका हिसाब अल्लाह के वहाँ ज़रूर देना पड़ेगा हम सबको। जितने ही मुल्क हैं जो नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए कि बेगुनाहों की जान जा रही है फालतू में। तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो है और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करने के लिए मुझे लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं पूरी। ये जो अभी हाल ही में हमला हुआ है फ़िलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने जो किया है, तो उसी बारे में जानकारी देते हैं इसमें इस वीडियो के ज़रिए से। चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों, ऑल आइज ऑन रफा, ये वो नारा है या कह सकते हैं कि ये वो स्लोगन है कि जो पिछले 3-4 दिन से जहां पर भी नजर उठाइए हर जगह दिखाई दे रहा है। ट्विटर यानी कि एक्स, यूट्यूब, फेसबुक, इसके अलावा स्पेशली इंस्टाग्राम पर तो मानो बाढ़ आ चुकी है। हर कोई इसका भर भर कर इस्तेमाल कर रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त तक ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर इस फोटो को लगभग 45 से 50 मिलियन के करीब लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका था। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इस फोटो का इस्तेमाल नहीं किया मगर इस स्लोगन का इस्तेमाल जरूर किया है, तो उनकी गिनती अलग से की जा सकती है। आम लोग तो आम लोग, बल्कि दुनिया के मशहूर से मशहूर लोग भी पीछे नहीं रहे। इस लिस्ट में बड़े बड़े एथलीट, क्रिकेटर, इसके अलावा हॉलीवुड और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी नजर आ रहे हैं। मगर दोस्तों, जिस वक्त ये सारा ट्रेंड चल रहा था उस वक्त आधे तो लोग ऐसे थे कि जिनको इस ट्रेंड के बारे में सब कुछ पता था कि आखिर इस खास फोटो को किसने बनाया है, क्यों बनाया है, इसका क्या मतलब है और इसको क्यों शेयर किया जा रहा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। मगर आधे से ज्यादा लोग ऐसे भी थे कि जो पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आए। उनकी ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसको किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका मतलब क्या है। बस उनके इतनी बात समझ में आ चुकी थी कि शायद ये फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों और औरतों की सपोर्ट में है, तो वो इसीलिए इसको लगातार शेयर किए जा रहे थे। तो इसीलिए आज हम ये तो जानेंगे ही कि आखिर इस ट्रेंड को क्यों चलाया जा रहा है, इस फोटो का क्या मतलब है, इसको किसने बनाया है। साथ ही ऑल आइज ऑन रफा स्लोगन के बारे में भी जानेंगे कि आखिर इसको किसने बनाया है, क्योंकि ये भले ही आज ट्रेंड हो रहा हो लेकिन ये नारा कोई नया नहीं है। इसके अलावा इस पर भी नजर डालेंगे कि आखिर किन किन बड़े सेलिब्रिटीज ने इस स्लोगन या फिर इस फोटो का इस्तेमाल करते हुए फिलिस्तीन को सपोर्ट किया। और खास तौर से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिस वक्त दुनिया में एक तरफा फिलिस्तीन की सपोर्ट में ये ट्रेंड चलाया जा रहा था, बिल्कुल उसी वक्त भारत के कुछ खास लोग ऐसी क्या हरकत कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि जिसको देखकर भारत को भारत बल्कि दुनिया के बाकी लोग भी पूरी तरीके से हैरान नजर आए। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फिलिस्तीन इस वक्त 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। एक वेस्ट बैंक के जो जॉर्डन से लगा हुआ है, जबकि दूसरा है गाजा पट्टी का छोटा सा एरिया कि जो मिस्र यानी कि इजिप्ट की सीमा से लगा हुआ है। और पिछले कई महीनों से यानी अक्टूबर से जो लगातार जंग चल रही है वो इसी गाजा पट्टी के अंदर चल रही है। ये छोटी सी गाजा पट्टी भी कई शहरों में डिवाइड है। इसके अंदर आप लोगों को नॉर्थ की साइड में जबालिया मिलेगा, गाजा पट्टी के अंदर ही एक गाजा सिटी मिलेगी जो यहाँ की समझ लीजिए एक राजधानी है। इसके अलावा आपको दारुल बला मिलेगा, खान यूनिस नाम का एक शहर मिलेगा और उससे भी नीचे बिल्कुल आखिर में मिलेगा रफा। ये वही शहर है, ये वही बड़ा इलाका है गाजा पट्टी का कि जो इजिप्ट यानी कि मिस्र के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो हुआ ये कि जब पिछले साल ये जंग शुरू हुई थी तो इजराइल ने शुरुआती दिनों में नॉर्थ और सेंट्रल गाजा को टारगेट किया, यानी गाजा सिटी या फिर खान यूनुस या जबालिया, इस तरह के सारे इलाकों पर हमले करने शुरू कर दिए। गाजा पट्टी के जो बहुत ही छोटी है, जिसका पूरा एरिया ही लगभग 45 किलोमीटर के करीब का बताया जाता है, उसमें टोटल लगभग 20 से 22 लाख के करीब लोग रहते हैं। इजराइल ने जब एक बड़े इलाके को टारगेट करना शुरू किया तो जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे खिसक खिसक कर साउथ की तरफ आने लगे। और खुद इजराइल की तरफ से भी लगातार यही कहा गया कि साउथ की तरफ जाओ और रफा का इलाका ही सेफ जोन है। नतीजा ये हुआ कि वक्त के साथ साथ गाजा की जो टोटल आबादी 20 से 22 लाख के करीब है, उसमें से 10 से 15 लाख के करीब तो लोग सिर्फ इसी रफा में आकर शिफ्ट हो गए। कुछ ने कैंप्स में पनाह ली, तो कुछ ने टेंट लगाया, तो कुछ लोगों ने दूसरे तरीके ढूंढे, मगर पूरी फैमिलीज के साथ यहीं पर आबाद हुए। वहीं दूसरी तरफ वो इजराइल के जो स्टार्टिंग में बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ गाजा पट्टी के नॉर्थ और सेंट्रल इलाके में एंटर हुआ था और बस ये कह रहा था कि 1-1.5 महीने के अंदर पूरे हमास को खत्म कर दिया जाएगा, उनके टनल यानी कि सुरंगों के सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब वो धीरे धीरे हमास की सुरंगों के जाल में फंसता चला गया। वियतनाम जंग में जो अमेरिका के साथ हुआ था, बिल्कुल वैसे ही हमास ने भी जमीन के अंदर सुरंगों में रहकर ही इजराइल को पूरी तरीके से घुमा कर रख दिया। सिर्फ 2-3 महीने गुजर जाने के बाद ही अमेरिका और इजराइल के खुद की मीडिया की तरफ से लगातार ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई कि हमास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना तो दूर बल्कि अभी टेम्परेरी भी नहीं हराया जा सकता है। इसीलिए इजराइल और अमेरिका के बहुत सारे एक्सपर्ट्स इजराइल
इसराइल के बहुत सारे मिनिस्टर्स इवन फौज से जुड़े हुए लोग भी यही मशवरा देने लगे कि हमारे लिए यही बेहतर है कि अभी हमास के साथ डील कर ली जाए। मगर वो एक इंसान के जिसका पूरा राजनीतिक करियर, पूरी राजनीतिक जिंदगी ही इस एक जंग पर टिकी हुई है, वो किसी भी हाल में इस डील के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डील का मतलब सीधे तौर पर इसराइल की हार होगी और इस हार का ठीकरा नेतन्याहू के ऊपर फूटेगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक जितनी भी यानी 40,000 के करीब जो गाजा के अंदर लोगों की मौत हुई है, उसमें से 70 से 75% तो लोग सिर्फ औरतें और बच्चों की शक्ल में हैं, जबकि जो बचे हुए मर्द हैं भी उनमें कुछ बूढ़े थे, बीमार थे, या फिर इंटरनेशनल संस्थाओं से जुड़े हुए लोग थे, या फिर जर्नलिस्ट वगैरह थे। क्योंकि अपने मकसद को पूरा ना होते हुए देखकर अब फ्रस्ट्रेशन में आकर नेतन्याहू और उसकी फौज ने कहीं पर भी हमले और एयर स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी। कभी कैंप्स को निशाना बनाया, तो कभी मस्जिदों को उड़ाया, तो कभी हॉस्पिटल्स को निशाने पर लिया। इवन पुरानी और ऐतिहासिक जो यूनिवर्सिटीज थी उनको भी नहीं बख्शा गया। यानी इन लोगों ने हमास को खत्म करने की बजाय पूरे शहर को ही मलबे में बदल देने को, बिल्डिंग्स को तोड़ देने वगैरह को ही अपनी जीत मानना शुरू कर दिया। गाजा पट्टी के नॉर्थ और सेंट्रल इलाके के ज्यादातर हिस्से को भी जब मलबे में बदल दिया गया और उसके बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा और फिर भी कहानी डील पर ही आकर रुक रही थी, तो अब नेतन्याहू ने ये जिद करनी शुरू कर दी कि हम जीत तो जाएंगे मगर रफा और चाहिए, यानी रफा में भी वही तबाही चाहिए और वही हमास का आखिरी गढ़ है, तब हम पक्का जीत सकते हैं। और बस 2024 के शुरू से ही नेतन्याहू ने ये गीत गाना शुरू कर दिया कि रफा पर जरूर हमला करेंगे, क्योंकि रफा ही हमास का आखिरी गढ़ है। पूरी दुनिया में भी शुरू से ही गदर मचना शुरू हो गया था, क्योंकि भाई ये तो वही इलाका था कि जिसको खुद नेतन्याहू और उसकी फौज ने सेफ जोन करार दिया था, और इसी सेफ जोन की उम्मीद में ही गाजा पट्टी की लगभग 60 से 70% आबादी यहीं पर आकर रहने लगी थी। सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट्स, सोशल एक्टिविस्ट सभी ये कह रहे थे कि भाई रफा पर हमला करना तो हद से ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वहां पर एक छोटे से इलाके में लाखों लोग पनाह लिए हुए हैं। छोटा सा भी अगर हमला किया जाता है तो एक बार में ही सैकड़ों लोगों की जान जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूँ कि इजराइल झूठ बोल रहा है और उसको सिर्फ और सिर्फ इस इलाके का डिस्ट्रक्शन करना है, लोगों को कत्ल करना है। क्या पता सच में ही रफा हमास का आखिरी गढ़ हो और इस पर इजराइल अगर कार्रवाई कर दे तो फिर हमास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि न सिर्फ दुनिया भर के अलग अलग इलाकों के मीडिया की रिपोर्ट्स बल्कि खुद अमेरिका की रिपोर्ट्स भी लगातार ये क्लियर कर चुकी हैं कि हमास आज भी गाजा की पूरी जमीन के नीचे सलामत खड़ा है और इजराइल लगातार हमास के बारे में दुनिया से झूठ बोलता रहा है। बल्कि अगर इन सारी मीडिया रिपोर्ट्स को भी हम लोग अलग हटा दें तो मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 20 से 30 दिन के अंदर इजराइल के बेशुमार फौजी मारे गए हैं और सैकड़ों की तादाद में या कह सकता हूँ हजारों की तादाद में जख्मी भी हुए हैं। अब ये सारे फौजी कहाँ मरे हैं और ये फौजी कहाँ पर जख्मी हुए हैं, एक बार गूगल पर सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। ये सारे के सारे फौजी जो मरे हैं, जो जख्मी हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर, ये सब नॉर्थ गाजा के उस जबालिया इलाके में हुए हैं कि जहाँ से कई महीने पहले ही इजराइल ये कहकर बाहर निकल चुका था कि यहाँ पर हमास पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो इसीलिए अब हमको रफा में घुसने की इजाजत दे दी जाए। अब होता यह है कि 2024 के शुरू में यानी जनवरी और फरवरी के महीने में जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि हम रफा के ऊपर अपना ऑपरेशन शुरू करें और दूसरी तरफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगातार इजराइल को वार्निंग दी जा रही थी, तो इसी माहौल में ही WHO यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक ऑफिशियल पर्सनैलिटी है कि जिनका नाम है रिक पीपरकॉन, उनकी तरफ से एक स्लोगन का इस्तेमाल किया गया था और उन्होंने अपने बयान में कहा था ऑल आइज आर ऑन रफा, मतलब उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया की नजरें रफा के ऊपर हैं। ये दरअसल एक सहानुभूति हम कह सकते हैं कि एक हमदर्दी के तौर पर उनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया था, लेकिन लोगों ने इस स्लोगन को फौरन कैप्चर किया। यही वजह है कि स्टार्टिंग से ही इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इस नारे का इस्तेमाल कर रही थी। इवन लंदन और यूरोप के कुछ दूसरे शहरों में प्रोटेस्टर्स ने भी इस स्लोगन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन शुरुआत में तो ये नारा इतना ज्यादा मशहूर नहीं हुआ था। अभी अचानक से 2-3 दिन पहले ही इस नारे ने पूरी दुनिया में हवा पकड़ ली। वजह ये थी कि संडे के दिन इजराइल ने पूरी दुनिया की लाख वार्निंग्स के बावजूद, इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर के बावजूद भी रफा के ऊपर स्ट्राइक की। ये खतरनाक स्ट्राइक जहां पर की गई वहां पर लोग टेंट और कैंप वगैरह बनाकर पनाह लिए हुए थे। हमास तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि इस स्ट्राइक में जलकर अपनी जान गंवाने वाले लोगों में मर्द ही इक्का दुक्का थे, वरना ज्यादातर औरतें या फिर छोटे बच्चे थे जो देर रात अपने ठिकानों पर सोने की तैयारियां कर रहे थे। इस स्ट्राइक के बाद जिस तरह की वीडियोस और जिस तरह की फोटो सोशल मीडिया पर निकल कर आए, उन्होंने पूरी दुनिया को झिंझोड़ कर रख दिया। ये हमला कितना ज्यादा खतरनाक, घिनौना और जालिमाना था, इस चीज का अंदाजा आप लोग बस इसी बात से लगा सकते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब बिल्कुल एक ही सुर में चाहे यूरोप का फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो या फिर दूसरी तरफ मौजूद कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पूरा यूरोपियन यूनियन हो, एशिया हो, कोई भी हो, सब मिलकर इजराइल की खुली आलोचना कर रहे थे। यूरोपियन यूनियन तो इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाने तक की बात करने लगा। हालात इतने बिगड़े कि खुद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जैसे इंसान को भी सामने आकर ये कहना पड़ा कि ये एक अफसोसनाक गलती थी हमारी तरफ से और हम इसकी जांच करेंगे। इसी दर्दनाक इंसिडेंट के बाद ही अचानक वो स्लोगन, वो नारा कि जो फरवरी के महीने में WHO के एक ऑफिशियल के मुंह से निकला था, वो पूरी दुनिया में हवा की तरह फैलता चला गया। सोशल मीडिया पर आम लोग तो आम लोग, बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी उसी स्लोगन के साथ रफा को सपोर्ट करना और उसके बच्चों और औरतों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वैसे तो जिन जिन सेलिब्रिटीज ने इस स्लोगन का या फिर इस फोटो का इस्तेमाल किया और इसको सपोर्ट किया, उनकी लिस्ट हद से ज्यादा लंबी है। उन सभी के नामों को ढूंढकर एक जगह पर इकट्ठा करना और फिर उनको यहाँ पर मेंशन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। सिर्फ इंडिया के बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही कुछ नामों की बात कर लूं तो जैसा कि प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, माधुरी दीक्षित, वरुण धवन, सोनम कपूर, समांथा जो कि साउथ इंडस्ट्री से हैं। इसके अलावा कोनकाना सेन शर्मा, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्डा, जवान के जो डायरेक्टर हैं एटली, दिया मिर्जा, एक्ट्रेस तृप्ति, इसके अलावा रकुल प्रीत सिंह, भूमि पेटनीकर, इलियाना डिक्रेज और नूरा फातिही। इसके अलावा भी ऐसे बेशुमार नाम हैं कि जिनमें से बहुत सारे नामों की तो आप लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। और हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे चेहरे भी हैं कि जिनसे आप लोगों ने उम्मीद तो की होगी मगर उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, जैसा कि शाहरुख खान या फिर वो सलमान खान की जिनकी कंपनी का नाम ही बीइंग ह्यूमन है, मगर ह्यूमैनिटी के नाम पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट से 2 शब्द भी नहीं निकल सके। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों से भी अलग हटकर
देखकर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज तो ये थी कि इंडिया में जिस वक्त ये ट्रेंड चला, इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी विरोध में भी एक ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया गया। और ये वो लोग थे कि जिनको इस बात से प्रॉब्लम थी कि आखिर ये सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी फिलिस्तीन की सपोर्ट में क्यों बोल रहे हैं। अगर इनकी आंखें रफा के ऊपर हैं तो इनकी आंखें फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के जुल्म पर क्यों नहीं है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इन बेचारों को भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं की याद उसी दिन आई, ना तो उससे एक दिन पहले आई, ना 2 दिन पहले आई, और ना ही शायद इस ट्रेंड के खत्म हो जाने के अगले 1-2 दिन बाद आ पाएगी। और इसके अलावा सोचने वाली बात यह भी है कि ये इन सारे सेलिब्रिटीज से ये तो सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं पर बोलो, मगर ये सवाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि तुम मणिपुर पर खामोश क्यों रहे जब वहां पर औरतों को नंगा घुमाया जा रहा था। उस प्रज्वल रेवन्ना पर खामोश क्यों रहे कि जिसने हजारों की तादाद में हिंदू औरतों और लड़कियों को ब्लैकमेल किया, उनकी इज्जत लूटी। इसके अलावा हर दिन दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर ये सेलिब्रिटीज क्यों नहीं बोलते हैं, इससे भी इन्हें कोई परेशानी नहीं। चाइना के कब्जे पर क्यों नहीं बोलते, इनको कोई परेशानी नहीं। कुल मिलाकर साफ शब्दों में कहूं तो ये बेचारे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम हिंदुओं पर होने वाले जुल्म सितम पर बोलो या ना बोलो, लेकिन हाँ, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यही है कि तुम फिलिस्तीन के लिए ना बोलो, क्योंकि यही चीज हमको ज्यादा दुख देती है। वरना जाहिर है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं की याद इनको एग्जैक्ट उसी दिन नहीं बल्कि उससे पहले भी और उसके बाद भी आनी चाहिए। और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ साथ मणिपुर या फिर प्रज्वल रेवन्ना जैसे अपराधियों से परेशान हिंदुओं की भी याद आनी चाहिए। इनके हिसाब से चलें तो खुदा न खास्ता अगर 2-3 दिन के बाद ही पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी भी हिंदू या किसी दूसरे माइनॉरिटी के ऊपर कोई जुल्म हो जाता है तो फिर देश के किसी भी सेलिब्रिटी को उस मुद्दे पर सिर्फ इसलिए आवाज नहीं उठानी चाहिए क्योंकि वो फिलिस्तीन पर नहीं बोला था, या वो चाइना पर नहीं बोला था, या वो फला मुद्दे पर नहीं बोला था। अब आप खुद सोचिए क्या लॉजिकली ये बात फिर बैठती है या फिर नहीं। बाकी जाते जाते आखिर में अगर उस खास पोस्टर और फोटो की बात करूं जो हद से ज्यादा वायरल हो रहा है तो दोस्तों वो कोई असली फोटो नहीं है रफा का, बल्कि वो एक AI जनरेटेड फोटो है, यानी उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से बनाया गया है। ये फोटो असली भले ही ना हो लेकिन रफा में जो मौजूदा दौर में असली हालत है उसी को दिखाता है। यानी रफा का सिनेरियो बिल्कुल इसी तरह का है। चटियल मैदान में दूर तक सिर्फ टेंट और कैंप्स ही लगे हुए हैं और उसमें तो ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा। RS नेटवर्क चैनल की तरफ से वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी ये, और एक एक तरीके समझाई गई है। और गज़ा और फ़िलिस्तीन के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, कितने मासूम लोग शहीद हो चुके हैं। 40,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ की जाने जा चुकी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे हैं। तो हम लोग जितना हो सके दुआ करें, जितना हो सके दुआ करें। हर नमाज़ों में उनके लिए दुआ ज़रूर करें, दुआएं मग़फ़िरत की करें, उनको अल्लाह ताला सब्र दे और उनकी तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला दूर करे। और वहाँ पर मतलब जो भी तकलीफ़ें सब अल्लाह ताला दूर करे। और दुआ ज़रूर करिएगा हर नमाज़ों में, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करिएगा, यहाँ भी अमन अमान सुकून हमेशा बरकरार रहे, और पूरी उम्मत के लिए दुआ करिएगा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।